मैथिली एकदम विक्रमादित्य के मजबूत सीने से टकरा गई। विक्रमादित्य का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब आ गया था कि दोनों की नाक ऑलमोस्ट टच हो रही थी। फिर उसे विक्रमादित्य की गहरी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो ना? मैथिली कुछ नहीं बोलती। वो अपनी पलकों को ऊपर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। उसके हाथ विक्रम के सीने पर मुट्ठियों में थे और शरीर में कपकपाहट फिर से बढ़ गई थी। विक्रम ये चीज महसूस कर सकता था कि वो कितनी बुरी तरह से कांप रही है। जो लड़की उसकी बाहों में नॉर्मल होकर बैठ भी नहीं सकती, डर से कांपने लगती है, वो भला उसे क्या ही मारेगी। फिर भी जब वो ऐसा बोलती है तो विक्रम को ये चीज फनी के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगती है। विक्रम ने उसके चिन के नीचे उंगली रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मतलब क्या रीजन है? उसके ये शब्द सुनकर मैथिली का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने भी हिम्मत करके कहा, क्योंकि तुम बुरे हो, तुम लोगों को मारते हो, तुम मासूम लोगों को मारते हो। विक्रम मुस्कुराया और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए कहा, बुरा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं बुरा तो हूँ, मैं शैतान हूँ, एक डीमन गॉड। तुम मुझसे अच्छाई की उम्मीद ही क्या कर सकती हो? मैं बना ही तबाही के लिए हूँ, बर्बादी के लिए। मैथिली ने हिम्मत करके कहा, मगर बुराई का अंत जरूर होता है। मेरी माँ कहती थी, जिस ईश्वर ने जीवन दिया है उसके अलावा जीवन लेने का हक किसी और का नहीं है, किसी का भी नहीं। और जो ऐसा करता है वो ईश्वर के खिलाफ हो जाता है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। शैतानों का खत्म होना जरूरी है, बुराई खत्म होने के लिए ही बनी है। उसकी बात सुनकर विक्रमादित्य को टेक्निकली गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं आता। उसे पता नहीं क्यों मैथिली की बातों पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी बातों से उसे काफी अच्छी लगती है, अच्छा महसूस होता है, किसी मासूम से बच्चे की तरह जो अभी भी माँ की सुनाई कहानियों पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। उसने मैथिली के बालों को प्यार से पीछे करते हुए कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा खत्म हो जाना सही है, राइट? मैथिली नजर नीचे रखती है और कुछ नहीं बोलती। विक्रमादित्य मैथिली से बोला, तो तुम मुझे खत्म क्यों नहीं करती? मैथिली फाइनली पल के ऊपर उठाकर विक्रमादित्य की आंखों में देखती है। विक्रमादित्य हाथ को ऊपर उठाता है, अपने हाथ में लेता है और अपने सीने पर, अपने दिल के ऊपर रख देता है। मैथिली महसूस करती है कि विक्रम के सीने में कोई धड़कन नहीं है, मानो कि उसका कोई दिल ही नहीं। विक्रमादित्य मैथिली से बोला, क्या तुम्हें मेरे सीने में कोई धड़कन महसूस हो रही है? वो कुछ सेकंड तक महसूस करती है। जब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता तो वो नाम में अपना सिर हिला देती है। विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि मेरा दिल धड़कता नहीं है तुम लोगों की तरह। जिस ईश्वर की तुम बात कर रही हो, अगर उसे मुझे अच्छा बनाना होता तो मेरे सीने में भी धड़कन होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं है। जानती हो इसका क्या मतलब है? उसके बाद उसने चेहरे को आगे किया और मैथिली के चेहरे के साथ अपने चेहरे को टच करते हुए कहा, मैं बना ही तबाही के लिए हूँ। और झूठ कहती है तुम्हारी माँ कि बुराई को खत्म होना होता है। बुराई अगर ताकतवर हो तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर वो तिरछा सा मुस्कुरा के बोला, मगर तुम कोशिश करके देख सकती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारोगी। मैथिली आगे कुछ नहीं बोलती। विक्रमादित्य ने उसके भीगे बदन को देखा तो उसके अंदर के डिजायर्स जागने लगे। उसकी आंखें डार्क होने लगी। उसने उसको करीब किया और होठों को कैप्चर कर लिया। नहाना फिनिश करने के बाद वो मैथिली को अपनी बाहों में ही उठाकर बिस्तर में ले जाता है। ये सब विक्रमादित्य का रूटीन बन चुका था। जब से मैथिली इस बिस्तर पर आई थी, विक्रमादित्य को उसकी ऐसी लत लग गई थी कि अब उसे उसके अलावा कोई कुछ भी चीज टेस्टी नहीं लगती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था मैथिली के ऐसे चेरी रेड लिप्स को अपने होठों के बीच में दबाना, उसके साथ अटक जाने तक उसे एकदम पैशनेटली किस करते रहना और उसका इस तरह से दर्द और प्लेजर में तड़पना। उसके मुंह से निकलने वाली सिसकियां उसे बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा, किसी मधुर संगीत की तरह लगती थी उसे। इस बात पर उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस लड़की को वश में करने का जादू आता है, वरना इतनी एवरेज लुकिंग चेहरे के साथ इतनी एवरेज लुकिंग का शरीर आखिर विक्रमादित्य इतना एडिक्टिव भी कैसे हो गया? वो एंजॉय करता था, बहुत एंजॉय। उसको आदत लग गई थी मैथिली की। मैथिली के होठों से उसकी सिसकियों के बीच उसे अपना नाम सुनना बहुत ज्यादा पसंद था, सबसे ज्यादा। जब वो कांपते हुए होठों से बोलती थी ना, विक्रम। फ्लैशबैक एंड। विक्रमादित्य पलटकर जंगल की उस बड़ी सी पहाड़ी की तरफ देखता है जहां कशिश मौजूद थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, आंखें डार्क और खतरनाक थी। कशिश को ढूंढते हुए रुद्राक्ष और करकेश वहां पर पहुंच जाते हैं। कशिश जब होश में आती है और उन दोनों चीतों को एक बार फिर से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे तैसे करके जमीन से खड़ी होती है और पीछे की तरफ सरकने लगती है। वो दोनों चीते उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। कशिश ने हिम्मत करके चिल्लाया,
वहीं पर रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। करकेश और रुद्राक्ष उसकी आवाज सुनते हैं। फिर रुद्राक्ष हंसने लगता है और कहता है, और इसे लगता है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। करकेश भी सुनकर हंस देता है। चलो इसके साथ थोड़ा और खेला जाए। मुझे इस लड़की से बेहद नफरत है। इसकी वजह से हमारे महाराज को सालों तक कैद रखना पड़ा। मैं इसके शरीर के एक एक हिस्से का मांस खाना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने करकेश की तरफ देखा और कहा, महाराज ने कहा है कि इसे जान से नहीं मारना। अगर हमने इसका ज्यादा मांस उखाड़ दिया और ये मर गई तो हम दोनों की खैर नहीं। करकेश ने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कहाँ रुकना है, और हमारे महाराज है ना, वो इस लड़की को मरने नहीं देंगे। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन कशिश उनकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। उसे बस दो खूंखार चीते अपनी तरफ चलकर आते हुए नजर आ रहे थे। कशिश की नजर ठीक उनके बगल में खड़े हुए एक बहुत बड़े भारी पेड़ पर पड़ी और फिर वो चीतों की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें डार्क हो गई। उसने कहा, करीब मत आओ, अगर एक भी कदम मेरे करीब बढ़ाया तो पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा और तुम उसी पेड़ के नीचे दब जाओगे। कशिश की बात सुनकर रुद्राक्ष और करकेश एक सेकंड के लिए पॉज हो जाते हैं और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। करकेश ने कहा, तुमने सुना इसने क्या कहा? हाँ। रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, ये बोल रही है कि वो पेड़ जिसकी जड़ें धरती से गहराई तक फैली हुई है, जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता, जब तक ये पहाड़ी खुद ना टूट कर गिर जाए वो पेड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा। दोनों को कशिश की बात मजाक लग रही थी और दोनों हंस रहे थे, मगर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। कशिश के कदम पीछे होते होते पहाड़ी के एकदम किनारे पर पहुंच जाते हैं और उसकी पलकें लगातार भारी हो जाती हैं। जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला हुआ था। अब तक उसके पूरे कपड़े खून से भीग चुके थे। सारे कपड़े फटे हुए थे, खाल उखड़ी हुई थी, खून लगातार बह रहा था और अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून बचा ही नहीं हो। करकेश और रुद्राक्ष आगे बढ़ना जारी रखते हैं, इस बात से बेखबर कि जो पेड़ उनके बगल में था, उस पेड़ की जड़ें अपने आप ही जैसे उखड़नी शुरू हो गई। कशिश की सांसें तेज और धड़कनें धीमी हो गई, हाथ कांप रहे थे। उसकी नजर बार बार बस उस पेड़ के ऊपर जा रही थी। रुद्राक्ष ने कहा, चलो शुरू करते हैं। करकेश भी हंस देता है, हाँ चलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस लड़की की वजह से मैं 2 बार जख्मी हुआ हूँ, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक्साइटमेंट भी थी। जैसे ही वो लोग अपने पैर जमाकर एक लंबी छलांग कशिश के ऊपर कूदने वाले होते हैं, कशिश डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन वो कशिश के ऊपर कूद पाते उससे पहले वो बड़ा सा पेड़ जो अब तक अपनी जड़ों को जमाए हुए एकदम स्थिर होकर खड़ा हुआ था, अचानक से हिलने लगता है और तेज हवा का झोंका उस पेड़ को एक आखिरी बार धक्का देता है और वो पेड़ अपने आप ही जड़ों को उखाड़कर नीचे गिरने लगता है। करकेश और रुद्राक्ष ने जैसे ये देखा, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते, पीछे हट पाते या कुछ भी रिएक्ट कर पाते। उससे पहले ही वो पेड़ उनके ऊपर धड़ाम से गिर गया और वो दोनों उस पेड़ के नीचे दब गई। कशिश ये देखकर मुस्कुरा देती है, मगर फिर उसकी कमजोर स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है और शरीर जैसे हिम्मत छोड़ देता है। अब वो पूरे तरीके से बेहोशी में जाने लगती है, पैर खड़े होने की ताकत छोड़ देते हैं। आधे कदम पीछे गहरी खाई थी और शरीर जैसे लगातार उसकी तरफ झुक रहा था। उसका पैर लड़खड़ा जाता है, हाथ हवा में लहराते हैं। तभी कॉन्शियसनेस की आखिरी मूवमेंट को खोने से पहले कशिश अपनी कलाई पर किसी की ग्रिप को महसूस करती है और फिर सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। लायरा अपने शिफ्ट खत्म करने के बाद गाड़ी में बैठी हुई कशिश को लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन कशिश कॉल नहीं उठा रही थी। लायरा हल्की कंफ्यूजन के साथ मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखती है। ये पहली बार था जो कशिश ने उसका कॉल नहीं उठाया था। वो हमेशा उसका कॉल आंसर करती थी। अचानक से क्या हो गया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सोचते ही लायरा के चेहरे पर एकदम से पैनिक के भाव दिखाई देने लगे। वो कशिश को बार बार कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा था। जैसे ही वो तुरंत अपनी गाड़ी को कशिश के बंगले की तरफ मोड़ती है, अचानक से उसका फोन एक बार फिर से बजने लगता है। वो अपने फोन की स्क्रीन पर जब रवीश का नाम देखती है तो तुरंत कॉल रिसीव करती है। हेलो। दूसरी तरफ से रवीश की नहीं बल्कि उसके असिस्टेंट राजेश की आवाज आती है। हेलो मिस लायरा, सर थोड़ी प्रॉब्लम में है, क्या आप अभी इसी वक्त आ सकती हैं? ये सुनकर लायरा की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाती है। रवीश प्रॉब्लम में है? कशिश अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो शुरू में उसे सब कुछ धुंधला सा दिखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब क्लियर दिखाई देने लगता है। उसकी नजर छत की सीलिंग पर पड़ती है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत सा झूमर लटक रहा था। उसका सर अब भी बहुत हैवी लग रहा था और दिमाग में अभी तक धुंधलापन छाया हुआ था। मगर जैसे उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो एकदम से हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करती है, मगर तभी कोई उसके कंधों को पकड़ लेता है। उठो मत, लेटी रहो। ये
आवाज सुनकर कशिश का हार्ट बीट स्किप कर जाता है। उसने तुरंत अपने बगल में विक्रमादित्य को देखा जो लेटा हुआ था। उसे वहां पर देखकर कशिश की आंखें डिसबिलीव से खुली कि खुली रह गई। फिर उसने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई और फिर उसे समझ में आया कि असल में वो अपने फार्म हाउस में है। वो यहाँ पर कैसे पहुंच गई? उसे अच्छे से याद है कि वो जंगल में थी और वो दो काले चीते उस पर हमला कर रहे थे। लास्ट में वो एक पेड़ के नीचे दब गए और वो लगभग खाई में गिरने वाले थे। फिर वो यहाँ पर कैसे? उसने विक्रम की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर विक्रम उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कशिश विक्रम से बोली, मैं तो जंगल में थी ना, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? और एक मिनट, कुछ सोचते ही कशिश की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पिंजरे के अंदर होना चाहिए था। कशिश को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम यहाँ पर क्या कर रहा है और वो जंगल से यहाँ पर कैसे पहुंच गई। विक्रम कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैंने पिंजरा तोड़ दिया। ये सुनकर कशिश की आंखें खुली की खुली रह गई। व्हाट? विक्रम बिस्तर से खड़ा हुआ और बोला, मुझे सपना आया कि तुम मुसीबत में हो, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने पिंजरा तोड़कर तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आ गया। उसके बाद वो चलते चलते कशिश के दूसरी तरफ उसके बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है, रास्ते में मुझे गाड़ी मिली जो कि तुम्हारी थी। एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि तुम अपने ड्राइवर के साथ जंगल में गई थी, मगर अभी तक वापस लौट कर नहीं आई हो, ना तुम और ना तुम्हारे ड्राइवर। तुम्हें ढूंढते हुए जंगल के अंदर गया। वहां पर मुझे तुम्हारे बस फटे हुए कपड़े मिले। फिर मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हें पुकारते पुकारते फाइनली पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां पर मुझे तुम बहुत ही घायल हालत में मिली। लेकिन ये बोलकर विक्रमादित्य कंफ्यूज भरी नजरों से कशिश की बॉडी को देखते हुए बोला, तुम्हारे जख्म अपने आप भर गए, ये कैसे हुआ? वो बहुत कंफ्यूज और हल्का सा हैरान लग रहा था। कशिश ने जैसे उसकी बात सुनी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके जख्म कैसे भर गए? ये तो उसे अच्छे से पता था, मगर उसकी धड़कन तेज होने का रीजन ये था कि उसे पहाड़ की चोटी से उठाकर घर लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। वो विक्रम की तरफ देखकर बोली, तुमने मुझे पहाड़ की चोटी पर ढूंढ लिया और उठाकर घर ले आए। विक्रम हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो धीरे से कशिश के करीब आया और बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पुकार रही हो। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी मुसीबत में हो। मुझसे रहा नहीं गया। उसके बाद उसने बहुत गिल्टी और मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई माय लेडी? अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहो तो दे सकती हो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और पिंजरा तोड़ दिया। कशिश का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। विक्रमादित्य ने उसके हाथ को उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया, किसी मासूम से बच्चे की तरह जिसे अफेक्शन चाहिए था। कशिश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सिलाइवा गटक लिया। उसे समझ नहीं आया कि वो विक्रम को क्या कहे। क्या ये सच बोल रहा है या झूठ? लेकिन इसके पास झूठ बोलने का क्या रीजन हो सकता है? जरूर सच ही बोल रहा होगा। पर क्या ये बात मानने लायक है? अचानक इसे कोई सपना आया कि वो मुसीबत में है। इसे लगा कि वो उसे पुकार रही है। पिंजरा तोड़कर ये उसे ढूंढने के लिए निकल गया और शायद इसे रास्ता पता होगा जहां पर इसे इसकी गाड़ी मिली, और फिर जंगल की पहाड़ी पर भी पहुंच गया। ये बातें बिल्कुल भी यकीन करने लायक तो नहीं थी, मगर विक्रमादित्य की मासूम आंखें देखकर वो कुछ पूछने के लिए मुंह खोल ही नहीं पाई। तभी उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। कशिश ने अपने टेबल पर रखे फोन की तरफ देखा। उसने तुरंत उठाया और देखा कि लायरा उसे कॉल कर रही है। उसने तुरंत कॉल रिसीव करके विक्रमादित्य को खामोश रहने का इशारा किया और पूछा, हाँ लायरा बोलो। दूसरी तरफ से लायरा की पैनिक भरी आवाज सुनाई दी, कशिश तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम ठीक तो हो ना? कशिश ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। लायरा को इतना घबराया हुआ देखकर कशिश का दिल थोड़ा सा नरम हो जाता है। लायरा उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बहुत फिक्र भी करती है। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आंख लग गई थी इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा। फोन साइलेंट पर था ना, इसलिए। ये सुनकर फाइनली लायरा को राहत की सांस आती है और वो कहती है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कशिश थोड़ी देर बात करती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो विक्रम की तरफ देखती है जो खामोशी से बैठा हुआ उसे देख रहा था। कशिश विक्रम से बोली, तुम मुझे पहाड़ी से घर तक लेकर कैसे आए? विक्रम ने जवाब दिया, अपनी बाहों में उठाकर। ये सुनकर कशिश स्पीचलेस हो गई। बाहों में उठाकर? इतनी बड़ी पहाड़ी से वो उसे बाहों में उठाकर इतने किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए उसे बंगले पर लेकर आया। अजीब है, बहुत अजीब। उसके बाद कशिश ने विक्रम से पूछा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ और भी देखा? विक्रम ने कहा, हाँ एक बड़ा सा पेड़ और उसके नीचे दो काले चीते जो शायद मर चुके थे। क्या उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? कशिश बस हल्का सा सिर हिला देती है। विक्रम उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अपने पास रखो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। विक्रम की बात सुनकर कशिश हल्की सी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोली,
तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मेरे लिए उन चीतों से भी लड़ते? विक्रम ने करीब आते हुए कहा। बिल्कुल माय लेडी, मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, वो तो सिर्फ चीते थे। विक्रम की बातों में सिंसेरिटी नजर आ रही थी। कशिश के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो उसके हैंडसम से चेहरे में जैसे कुछ सेकंड के लिए खो गई। उसने हाथ ऊपर उठाया, उसकी गर्दन के पीछे रखा और चेहरे को करीब लेकर आई और उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगी, पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। हाँ। विक्रम जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर तिरछी सी स्माइल आ जाती है और उसने कहा, बिल्कुल माय लेडी, मैं तुम्हें हर खतरे से बचाकर रहूंगा। कशिश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों किस करने लगे। थोड़ी देर तक किस करने के बाद कशिश चेहरा पीछे करती है और कहती है, तुमने कुछ खाया? विक्रम ने नाम में सिर हिला दिया। कशिश से गहरी सांस लेकर बोली, तुम बैठो, मैं डिनर का अरेंजमेंट करती हूँ। वो बिस्तर से खड़ी होने लगी कि तभी अचानक उसकी नजर विक्रम के पैर पर पड़ी और वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। उसने देखा कि विक्रम के पैर पर निशान था। एक बेड़ी विक्रम के पैर से बंधी थी और अब उस जगह पर एक गहरा लाल निशान बन गया था। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठी और उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, ये तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लगी? विक्रम ने जब अपने पैर को देखा तो जवाब दिया, मुझे बेड़ी तोड़ने में काफी जोर लगाना पड़ा, मेरे पैर पर हल्की सी चोट लग गई। ये सुनकर कशिश को अचानक बहुत ही गिल्ट महसूस हुआ और उसे अपने सीने में दर्द हुआ। विक्रम ने उसके लिए ये सब कुछ किया। उसने ही तो विक्रम के पैरों में बेड़ी बांधी थी, जिस वजह से उसे इतनी चोट लगी। उसने खड़े होते हुए कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, यहीं पर मेरा वेट करो। उसके बाद कशिश वहां से चली गई। उसके चले जाने के बाद विक्रम के होंठ धीरे धीरे ऊपर उठ गए। फाइनली उसका प्लान कामयाब हुआ। वो अब उसके साथ रहेगा जरूर, मगर उसे दर्द से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बाकी लोगों को और ज्यादा दर्द देने के लिए। वैसे तो करकेश और रुद्राक्ष बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन एक बात विक्रम को वाकई में समझ में नहीं आई, इस लड़की के बोलने से पेड़ कैसे टूट गया? जख्म भी अपने आप भर गए। कुछ तो अजीब है इस लड़की के पास वाकई में कोई पावर तो नहीं। लायरा एक बंगले में पहुंचती है। वो बंगला रवीश का था। वो फटाफट अंदर आती है और हॉल में कुछ ऐसा देखती है कि एकदम से अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। रवीश, ओ माय गॉड! वो तुरंत भागकर रवीश के पास आती है। रवीश बिस्तर पर बैठा हुआ था। चेहरे और हाथ पैरों पर काफी चोट के निशान थे। उसकी ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो गई। रवीश ने लायरा की तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। लायरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, ये क्या हालत बनाकर रखी है तुमने? ये सब कैसे हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? रवीश ने ना में अपना सिर हिलाया और उससे बैठने का इशारा किया। फटाफट नौकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और लाकर वहां पर रख दिया। लायरा तुरंत बॉक्स उठाती है और रवीश के वुंड्स को ट्रीट करने लगती है। रवीश के जख्मों पर दवाई लगाते हुए उसने पूछा, पर तुम्हें इतनी चोट लगी कैसे? ये तो बताओ। ओह माय गॉड, पूरा चेहरा सूज गया है तुम्हारा। मगर रवीश के चेहरे पर इरिटेशन, कोल्डनेस और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, दैट बास्टर्ड, ये सब उसकी वजह से हुआ है। रवीश की बात सुनकर लायरा के हाथ हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं, जैसे वो समझ गई कि रवीश किसके बारे में बात कर रहा है। उसने हल्का सा अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया और पूछा, वैभव,